जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश आप लोगों का स्वागत करता हूं MNB क्लासेस पे। तो आइए देखते हैं आज के वीडियो में पृथ्वी का वायुमंडल। तो पहले समझ लेते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल किसे कहते हैं। तो किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी को जिस गैसीय आवरण ने ढक रखा है उसे पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। इसी वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। मतलब कोई भी गोला हो या कोई भी ग्रह हो, उसके चारों तरफ जो भी गैस के आवरण पाए जाते हैं उसी को वायुमंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पृथ्वी के चारों तरफ जो भी गैस पाए जाते हैं उसी को वायुमंडल कहते हैं। यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे कि वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान यानी एरोलॉजी और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान यानी मेट्रोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो वायुमंडल है उसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन, कितना परसेंट ऑक्सीजन और कितना परसेंट और भी गैसें पाई जाती हैं। तो उनको हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे पहला देखिए नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन पृथ्वी पर लगभग 78.8% पाई जाती है। यानी 78% यानी लगभग हम लोग 78 याद रखेंगे कि पृथ्वी पे नाइट्रोजन लगभग 78% पाई जाती है। वहीं पे ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन 20.95% यानी लगभग कह लें तो 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। और यहीं आर्गन की बात करें तो 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% पाया जाता है। और अन्य गैसों की बात करें तो 0.04% में सभी गैसें आ जाती हैं। जितनी भी वायुमंडल में अदरवाइज गैसें पाई जाती हैं सभी 0.04% में आ जाती हैं। तो आइए हम लोग आगे की बातों को देखते हैं। जैसे है पृथ्वी का वायुमंडल, यानी पृथ्वी के वायुमंडल में जो हम लोग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन के बारे में देखे हैं कितनी परसेंट पाई जाती है, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जैसे पहला यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन। तो वायुमंडल के इस मतलब कि पृथ्वी पे जो वायुमंडल पाई जाती है उसमें अगर गैसों की प्रतिशतता के बारे में बात करें तो सबसे अधिक नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है। यह नाइट्रोजन जो गैस होती है पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का बड़ा स्रोत है। अब प्रोटीन जैसे मनुष्य के लिए प्रोटीन उसके शरीर वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है, वैसे पेड़ पौधे के लिए प्रोटीन का काम करता है नाइट्रोजन। यानी नाइट्रोजन पेड़ पौधे नाइट्रेट के रूप में लेते हैं और उससे उनका वृद्धि और विकास होता है। नाइट्रोजन को और देखा जाए तो आग को तेजी से फैलाने से रोकती है और वायुमंडल दाब का प्रमुख घटक भी नाइट्रोजन गैस को कह लेते हैं। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं नाइट्रोजन के बारे में जो हमको जानना चाहिए। आगे है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस कहलाती है। ऑक्सीजन गैस मतलब कि आग जलाने में सहायता करती है और ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते। यानी कि आग जल ही नहीं सकती अगर ऑक्सीजन न रहे तो। और यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यानी कि ऑक्सीजन न रहे तो ना ही हम आग जला सकते हैं और ना ही ईंधन जला सकते हैं। वहीं पे देखा जाए तो ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है, क्योंकि ऑक्सीजन न रहे तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, ये भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें ऑक्सीजन के बारे में हमको ध्यान रखना है। आगे है आर्गन गैस। आर्गन गैस वायुमंडल में तीसरे स्थान पे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। और आर्गन गैस का इस्तेमाल विद्युत उपकरणों जैसे बल्ब, ट्यूब आदि में किया जाता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। अब तो थोड़ा बहुत नाइट्रोजन गैस भी भरी जा रही है, लेकिन पहले सबसे ज्यादा आर्गन गैस भरी जाती थी। आगे देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो यह गैस भारी होने के कारण वायुमंडल में निचले परत में पाई जाती है
और पेड़ पौधों की श्वसन क्रिया में भी काम आती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरित यानी कि गैस हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा कौन सी गैस प्रभावित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड न रहे तो भी यानी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा ठंडा बढ़ जाएगा, और यहाँ पे ग्रीन हाउस प्रभाव को इफेक्ट डालने के लिए इसका होना पृथ्वी पे आवश्यक है। और सबसे ज़्यादा उपयोगी पेड़ पौधों के लिए है, क्योंकि पेड़ पौधों की जो श्वसन क्रिया है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ही होती है। आगे हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन गैस। वायुमंडल की सबसे हल्की गैस मानी जाती है और हाइड्रोजन गैस जलने में अत्यधिक ऊर्जा देती है, और यहाँ पे इसलिए इसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि आज के समय में देख रहे होंगे ज़्यादा सारी जो हम लोग का व्हीकल हैं, यानी वायु परिवहन जो भी, या जल परिवहन या लैंड परिवहन जो भी हैं, सारे हाइड्रोजन वेस्ट बनाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में सुने होंगे जर्मनी ने पहला अपना हाइड्रोजन चलित ट्रेन का निर्माण किया है। तो ये सारी इसलिए इसको आने वाले समय का यानी भविष्य का ईंधन माना जाता है। आगे देखते हैं हम लोग वायुमंडल की संरचना, यानी वायुमंडल की जो परतें हैं वो कितने हैं, और उनको हम लोग बारी बारी से देखना है। तो जैसे यहाँ पे समझिए कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे वायुमंडल होगा, तो वायुमंडल के पहली परत को कहते हैं क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल के फिर ऊपरी परत को क्या कहते हैं? समताप मंडल, और समताप मंडल के ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? मध्य मंडल, और मध्य मंडल के ऊपरी मंडल को हम लोग बोलते हैं ताप मंडल। और ताप मंडल दो भागों में बटा रहता है। जैसे मान लीजिए कि इतना बड़ा ये ताप मंडल है और इसका दो भागों में हम लोग बांट देते हैं। एक को कहते हैं आयनोस्फीयर, तो आयनोस्फीयर का एक ऊंचाई निर्धारित होता है, और इसके ऊपरी हिस्से को हम लोग बोल देते हैं वायुमंडल। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला है क्षोभ मंडल, आगे है समताप मंडल, और उसके अगला है मध्य मंडल, और उसका अगला है समताप मंडल यानी ताप मंडल। तो ताप मंडल को दो भागों में बांट देते हैं, आयन मंडल और वायुमंडल। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम लोग ले लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो जैसे पहला लेयर है क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोटोस्फेयर। अब यहाँ है क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, और क्षोभ मंडल की ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर तक होती है। ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किमी तथा विषुवत रेखा पर 18 किमी होती है। सारी मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में ही होती हैं, जैसे बिजली का कड़कना, बादल का बनना, आंधी एवं वर्षा। इंद्रधनुष भी यही क्षोभ मंडल में ही होता है। और उसके बाद क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है। इस मंडल में संवहन मंडल भी कहते हैं, यानी इस मंडल को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो संवहन मंडल के नाम से जानते हैं। यानी कि जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं सारे क्षोभ मंडल में ही होता है, यानी बिजली का चमकना, बारिश आना, आंधी तूफान, ये सारे इसी मंडल में होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान में गिरावट आती है। फिर अगले वाले मंडल में जैसे ऊपर जाएंगे थोड़ी सी तापमान में वृद्धि होगी, फिर थोड़े से ऊपरी वाले मंडल में जाएंगे तो तापमान में कमी होती है। तो ऐसे सीक्वेंस बना रहता है। इन सारी बातों को याद रखना है। तो यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस मंडल में सबसे अधिक बिजली का चमकना, बादल फटना, और उसके बाद हवाएं आधी चलना, ये सारी मौसमी जितने भी घटना हैं सारे क्षोभ मंडल में होगा, और इंद्रधनुष का बढ़ना भी क्षोभ मंडल में होगा। तो ये सारी बातें यहाँ से याद रखना है। अगले मंडल की बात करें तो अगला मंडल है समताप मंडल, जिसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल पर तापमान लगभग समान रहता है, और समताप मंडल की धरती से अगर ऊंचाई की बात करें तो 18 किलोमीटर तो क्षोभ मंडल था, और उसके आगे ऊपर हिस्से की बात करें तो 50 किलोमीटर तक समताप मंडल का क्षेत्र होता है। और समताप मंडल में मौसमी घटनाएं एकदम नहीं होती है, जैसे आंधी, बादलों का गरजना, बिजली कड़कना जैसी घटनाएं नहीं होती है, और इसलिए यहाँ का तापमान एकदम सामान्य बना रहता है। जब मौसमी गतिविधियों से ये मुक्त रहता है
तो यहाँ का मंडल एकदम सामान्य रहता है, और इसलिए यहाँ पे हम लोग वायुयान समताप मंडल में ही उड़ाते हैं। और यहाँ एक और विशेष बात याद रखना है, क्योंकि एग्जामों में सबसे ज़्यादा बार यही पूछता है कि वायुयान हम लोग किस मंडल में उड़ाते हैं, तो समताप मंडल में। और ये बातें आगे याद रखना है कि इसी मंडल में ओजोन परत भी स्थित होता है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। क्योंकि ये ओजोन अगर न उसको अवशोषित करता पराबैंगनी किरणों को आने वाले सूर्य से, तो वो पृथ्वी पे आएगा तो चर्म रोग जैसी बीमारी या अदरवाइज और भी आंख से प्रभावित रोग को उत्पन्न करता है। तो ये ओजोन लेयर या ओजोन मंडल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। जो मान लीजिए समताप मंडल है, और समताप मंडल के ऊपरी लेयर में ही ये स्थित होता है, और ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक लेता है। ठीक है, और इसको प्रभावित करने वाली अगर गैस को कहें, यानी कि ओजोन लेयर का सूत्र होता है O3, यानी 3 ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो ओजोन परत का निर्माण होता है, और इसी में से एक ऑक्सीजन नष्ट हो जाता है यानी O2 बचता है, तो इसको हम लोग कहते हैं ओजोन परत में छिद्र। और जहाँ से ओजोन परत छिद्र होता है वहीं से पराबैंगनी किरणें प्रवेश करती है पृथ्वी पर, और वो मानव के लिए ज़्यादा ही खतरनाक साबित होती है। अगर ओजोन परत की मोटाई की बात करें तो ये इसको नापने की इकाई डासबन है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है, तो डासबन इकाई में मापी जाती है। तो ये सारी बातें यहाँ से याद रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं मध्यमंडल। तो मध्यमंडल यह वायुमंडल की तीसरी परत होती है और वायुमंडल के बीच में स्थित है। इसका विस्तार 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में होता है, और अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड मध्यमंडल पर आकर ही जलकर समाप्त हो जाते हैं। यानी जो भी ऊपर से उल्कापिंड आते हैं, तो यहाँ मीजोस्फीयर लिखा है, मीजोस्फीयर में उल्कापिंड आते हैं और यहाँ घर्षण कर कर जल के खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जो नीचे नहीं आते हैं, अब नीचे आएंगे तो ये खतरा साबित करेंगे। अब इसलिए यहाँ पे मध्यमंडल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे उल्कापिंडों का जलना, यानी उल्कापिंड यहाँ पे आते हैं और जलकर घर्षण कर कर समाप्त हो जाते हैं। तो ये बातें याद रखना है मीजोस्फीयर के बारे में। आगे हम लोग बात करते हैं आयन मंडल के बारे में। यानी आयन मंडल किसका हिस्सा है, तो तापमंडल का। तापमंडल का आयन मंडल, अगर आयन मंडल की इंग्लिश में बात करें तो आयनोस्फीयर बोलते हैं। आयन मंडल वायुमंडल के ऊपर यानी 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है, और वायुमंडल की यह परत रेडियो तरंगों को प्रभावित करती है। यानी संचार उपग्रह भी इसी को कहते हैं, यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी इसी मंडल में स्थापित होता है। यानी हम फोन से जो भी बात करते हैं या जो भी ऐसी चीजें होती है जो रेडिएशन से कार्य करती है, तो ये इसी मंडल में आकर यहाँ पे टकराती है, और टकराने के बाद इस सैटेलाइट में टकराती है, और टकराने के बाद क्या होती है, पृथ्वी पहले वापस जाती है और फिर जहां हम फोन लगाते हैं वहां पे जाती हैं। तो ये आयन मंडल में याद रखेंगे कि सारी जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती हैं सारे इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं, और इसका इसलिए इम्पोर्टेंट है। और ये किस मंडल का भाग होता है, तो तापमंडल का याद रखेंगे। अगले मंडल की बात करें तो अगला मंडल है वायुमंडल। और वायुमंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह होती है, और वायुमंडल की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यानी यहाँ पे मान लीजिए कि आयन मंडल है, और आयन मंडल के ऊपर वाले हिस्से को हम लोग एक्सोस्फीयर यानी वायुमंडल बोल लेते हैं, और जैसे ही ये ऊपर जाते हैं तो इसकी सीमा को निर्धारित नहीं किया गया है। और वायुमंडल में यानी वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस की सबसे अधिक प्रधानता पाई जाती है, क्योंकि ऊपर जैसे ही जाएंगे तो सूर्य की प्रकाश सबसे तेजी से चमकेगा, और सूर्य की प्रकाश तेजी से चमकेगा तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम दो संबंधी एक के अनुपात में पाए जाते हैं, यानी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम है। इसलिए एक्सोस्फीयर में याद रखेंगे यानी वायुमंडल में याद रखेंगे कि सबसे अधिक हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है, यानी उसकी प्रधानता है। और कई बार एग्जामों में पूछा भी है कि हाइड्रोजन और हीलियम किस मंडल में पाया जाता है, तो वायुमंडल में। और यहाँ पे हम लोग क्विक रिवीजन यानी उसको फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि
ज़्यादा चीज़ें पढ़ें तो ऊपर की चीज़ें भूल गए होंगे। और हाँ, याद ये भी रखेंगे कि हिंदी के साथ साथ यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल के साथ साथ उसकी स्पेलिंग यानी इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि एग्जामों में कई बार उसका हिंदी नाम न देकर इंग्लिश नाम ही देता है और हम जानते हुए भी हम उसको नहीं कर पाते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि वायुमंडल के किस परत में ये एरोप्लेन उड़ाई जाती है, तो हम जानते रहेंगे कि स्ट्रेटोस्फीयर में यानी समताप मंडल में उड़ाई जाती है, लेकिन हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि इंग्लिश हमको मालूम नहीं रहेगा। तो सबकी इंग्लिश याद रखेंगे, ट्रोटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर या इसी में एक होता है आयनोस्फीयर और उसके बाद एक्सोस्फीयर। इन बातों को याद रखेंगे। तो क्षोभ मंडल में सारी मौसमी घटनाएं, उसके बाद समताप मंडल में एरोप्लेन का उड़ाना, उसके बाद आयन मंडल उल्का पिंडों का जलना, और यहाँ पे मध्य मंडल में उल्को पिंड का जलना, उसके बाद आयन मंडल में सैटेलाइट स्थापित होती है यानी रेडिएशन का काम, और उसके बाद एक्सोस्फीयर यानी वायुमंडल में यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता पाई जाती है। ये मोटा मोटी बातें आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में अधिक कौन सी गैस मिलती है? तो हम लोग जानते हैं वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन 78% पाई जाती है लगभग। आगे बात करते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। अब ठीक वही क्वेश्चन आ गया। तो वायुमंडल में सबसे अधिक यानी 78.8% गैस पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है, विविध वायुमंडल एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? यानी सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में। यानी आंधी का आना, बारिश होना, बिजली का कड़कना, सारी ये क्रियाएं किसमें होती है? क्षोभ मंडल में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। यानी ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि? अब समताप मंडल को आदर्श क्यों माना जाता है? तो कह रहे हैं, पहला विकल्प है, इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है। दूसरा ऑप्शन है, इस परत में तापमान सम रहता है जो ईंधन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है। तीसरा है, यह परत विमान भेदी शस्त्रों की मारक क्षमता से बाहर है। और तीसरा है, इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती। यानी इसका राइट आंसर क्या है? डी। यानी इस मंडल में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं जब नहीं होती तो ये मंडल साफ होता है, और ये मंडल साफ होने के कारण इसमें हम वायुयान उड़ा लेते हैं। अगला है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है कौन सी है? यानी सारे रेडिएशन यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहाँ पे स्थापित किए जाते हैं? आयन मंडल में। तो इसका सही आंसर है आयन मंडल। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? यानी कौन सी गैस सबसे अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? यानी पृथ्वी के सतह से कौन सा मंडल सबसे ऊपर है? यानी ये पृथ्वी है तो पहले है ओजोन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और उसके बाद वायुमंडल या वायुमंडल। तो सबसे ऊपर कौन सा मंडल है? वायुमंडल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल। तो किस मंडल को संवहनीय मंडल के नाम से भी जानते हैं? क्षोभ मंडल को, क्योंकि यहाँ पे मौसमी घटनाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? यानी अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश नाम लिखा हो आ गया और आप उसकी इंग्लिश नहीं जानेंगे तो नहीं कर पाएंगे। यानी ये पृथ्वी है और पृथ्वी के सतह के पास
कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। तो इसका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रोपोस्फेयर। अगला है वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतराव चढ़ाव नहीं होता है? यानी जब तापमान में उतराव चढ़ाव नहीं होता है तो वो मंडल साफ होता है और उस मंडल में हम वायुयान उड़ा सकते हैं और इसी मंडल में ओजोन लेयर भी स्थित होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समताप मंडल। अगला है आंधी एवं वर्षा और बिजली का कड़कना आदि घटनाएं किस मंडल में होती है? तो ये सारी घटनाएं किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग की वीडियो समाप्त होती है और थैंक यू फॉर वाचिंग के लिए। और आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने वीडियो कैसी लगी ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।